दोस्तों नमस्कार। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्यों के बारे में अपना मत प्रकट किया था और 13 दिसंबर 1946 को ही बाबा साहब अंबेडकर ने उसी संविधान सभा की बैठक में खड़े होकर बहुत साफ तौर पर नेहरू की आलोचना की। उनका कहना था कि समाजवादी के रूप में नेहरू की ख्याति है और उसे देखते हुए वह जो प्रभाव पेश कर रहे हैं वो निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता था कि कोई ऐसा प्रावधान जरूर होगा जिससे राज्य सत्ता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को यथार्थ रूप में दे सके। इस दृष्टिकोण से मैं आशा तो यह भी करता था कि यह प्रभाव बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषित किया जाएगा कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। इसके लिए उद्योग धंधे और भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा। जब तक अर्थतंत्र समाजवादी अर्थतंत्र ना हो तब तक मैं नहीं समझता कोई भावी सरकार जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करना चाहती है वह ऐसा कर भी सकेगी। वो पहली बैठक थी और संविधान की तमाम बैठकों के बाद जब संविधान तैयार हो गया तो अपने आखिरी भाषण में भी बाबा साहब अंबेडकर ने यही कहा, जब तक इस देश में आर्थिक समानता का जिक्र होगा नहीं तब तक संविधान के पन्ने महज पन्ने ही रहेंगे। यानी उसमें दर्ज शब्द इस एहसास को करा ही नहीं पाएंगे कि हक और समानता का कोई जिक्र इस संविधान में दर्ज है। और जरा कल्पना कीजिए, राहुल गांधी कल इलाहाबाद में जिस सामाजिक न्याय का जिक्र कर रहे थे उसकी जमीन संविधान पर खड़ी थी और संविधान में दर्ज शब्दों के आश्रय राहुल गांधी ने खुले तौर पर इस देश के सामाजिक समीकरणों या कहें सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के उस पिरामिड को ही उल्टा कर दिया जिसकी कोई कल्पना कम से कम राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता कर नहीं सकता है। और खुले तौर पर उन्होंने जब इस बात का ऐलान किया कि जनता इसके लिए तैयार है और मौजूदा प्रधानमंत्री को यह करना होगा और अगर नहीं करेंगे तो उन्हें जाना होगा, तब कोई अगला प्रधानमंत्री इसे लागू करेगा। यह मैसेज अल्टीमेटम है, चुनौती है या मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक आक्रोश है जिसमें इस बात का एहसास क्या राहुल गांधी को हो चला है कि उनके पास तो गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जो देना है इस समाज के वंचित समाज को दिया जाए जो हाशिए पर है, जो पिछड़ा समाज है। क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत की राजनीति में जो भी सत्ता तक पहुंचा है या सत्ता तक पहुंचने के रास्तों को जो खोज रहा है वह ऐसे ऐसे हुनरमंद लोग हैं जो इस देश में हाशिए और गरीब तबके की दिशा में देखते तक नहीं है। उनकी अपनी राजनीतिक सोच सिर्फ उनके इर्द गिर्द घुमड़ती रहती है और शायद यही वो स्थिति है कि मनमोहन सिंह की सरकार के बाद प्रधानमंत्री मोदी की 10 बरस की सत्ता ने एक एहसास अगर प्रधानमंत्री को लेकर यह इस देश को करा दिया कि उनकी समूची राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घुमड़ती है और वो सत्ता बरकरार रहे, उसी आश्रय इस देश की नीतियां बनती हैं और इसी आश्रय प्रधानमंत्री उन तमाम जगहों पर नजर आते हैं जहां पर यह सवाल बड़ा हो जाए कि वह खुद, उनका कद और उनकी सियासत कैसे बड़ी, तीखी, चौड़ी और चकाचौंध दिखाई देने लगे, चाहे इस देश के भीतर में जो 90% तबका है उस तरफ कोई ध्यान ही ना दे। तो ऐसे में कोई भी नारा आप लगा लीजिए, उन नारों का कोई मतलब नहीं होगा और भारत सिर्फ एक प्रधानमंत्री, एक राजनीति और इस देश के भीतर में सत्ता पाने की सियासत की जो हुनरमंद तरीके हैं उसके आश्रय भारत दुनिया पर राज कैसे कर सकता है, वो कैसे ताकतवर हो सकता है। इस सवाल से राहुल गांधी ने अपनी बात की शुरुआत की। चाहे मोची हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे और ये देश को चलाते हैं लोग।
और फिर मीडिया में कहते भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया। कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। मतलब कैसे बन गया? 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें, बेरोजगार हैं, भूख लग रही है। असल में सुपर पावर होने की कल्पना इस दौर में आर्थिक तौर पर समूची दुनिया में बलवती हो चली है। यानी जिसके पास पूंजी है वह सुपर पावर हो सकता है। और ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी भी इस दौर में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत को बनाने की दिशा में चुनाव से पहले ही लगातार नारे लगा रहे हैं। इस दौर में 2047 में विकसित भारत का भी राग उन्होंने ही छेड़ा है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों से इतर अगर संविधान के भीतर लिखे हुए शब्दों के आश्रय इस देश में आप आर्थिक समानता खोजना शुरू करेंगे तो जाहिर है आपको नहीं मिलेगा। और बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र आज कई मौकों पर इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी जिस लेगेसी को लेकर मौजूदा वक्त में खड़े हैं, उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपने इर्द गिर्द समूची राजनीति को सिमटाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो अपनी बात को लेकर खुले तौर पर यह कहने से चूकते नहीं है कि मैं राजनीतिक नुकसान उठाने को भी तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश के भीतर उस तबके के हक के सवाल लागू जरूर हों। और शायद ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अगर आप इतिहास के चंद पन्नों को खोलना शुरू कीजिएगा, पहली बात जो नेहरू को लेकर उन्होंने संविधान सभा में जिक्र की थी वह बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्टडीज के खंड 5 में पेज नंबर 9 पे अंकित है। इसी तरीके से पेज नंबर 6 में खंड 7 में राइटिंग एंड स्पीचेस में बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत साफ तौर पर लिखा है कि हिंदू लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं परंतु आर्थिक कार्रवाई के बारे में नहीं बोलते। कारण यह है कि शिक्षा पर एक खास तबके का एकाधिकार है। उसके लिए उन्होंने पैरासाइट शब्द यूज किया, परजीवी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसीलिए भारत में आर्थिक मुद्दों को लेकर बहस नहीं होती है। धार्मिक साहित्य रचा गया, उसमें आर्थिक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। और जब जब हमें भारत के अर्थशास्त्र को लेकर किसी किताब को खोजना हो तो हम विदेशी लेखकों पर निर्भर हो जाते हैं। यहां पर एक सवाल, वह हिंदू शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं और इस देश के भीतर में बीजेपी ने जिस राजनीति को साधा उस राजनीति में हिंदू और मुस्लिम शब्द एक लिहाज से भारत की राजनीति में सबसे प्रमुख हथियार के तौर पर वोटों के ध्रुवीकरण के आश्रय खड़ा हो गया। राहुल गांधी जिस तबके का, खास तौर से जो ओबीसी, एसटी और शेड्यूल कास्ट का जिक्र जब वो कर रहे हैं तो उसमें वो खास तौर से कहते हैं कि जाति जनगणना सिर्फ एक जानकारी है कि कितनी आबादी है, क्योंकि इस देश के भीतर का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो इकोनॉमिक सिस्टम उस कैपिटल के इर्द गिर्द लगातार चलता है जिस कैपिटल पर वर्चस्व सत्ता का होता है। और सत्ता में भागीदारी हाशिए पर पड़े तबके की नहीं होती है, जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटीज को भी लीजिए, उसमें आर्थिक तौर पर विभिन्न तबके को भी लीजिए, जो गरीब तबका है, उसकी कोई भागीदारी इस मेन स्ट्रीम में होती नहीं है। और यहीं से इस देश में सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा होता है जब लगातार अंबानी और अडानी और कॉरपोरेट के साथ सत्ता की यारी इस दौर में पॉलिटिकल पूंजी या पॉलिटिकल फंडिंग जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए खुले तौर पर गैर कानूनी तरीके से होती चली गई, उसमें आरबीआई की जो भूमिका रही, इस देश में आर्थिक अपराध को रोकने के लिए सीबीआई और ईडी की भागीदारी सत्ता के अनुकूल जिस तरीके से रही, उसमें इस देश के भीतर बार बार यह सवाल उठता है कि कोर सेक्टर नेगेटिव में है, यह सवाल उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में है, एमएसएमई तहस नहस हो गया है तो रोजगार पैदा कैसे होंगे। और पहली बार राहुल गांधी कह रहे हैं इस देश के भीतर में हुनरमंद लोगों की तादाद हर क्षेत्र में इतनी ज्यादा है कि आप उसको उस पॉलिसी से
या उस सिस्टम से नहीं जोड़ते हो जिस सिस्टम के आश्रय आपने अपनी इकोनॉमी को बताया है और दुनिया पर आप विश्व गुरु के तौर पर स्थापित होने की दिशा में अपनी तीसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ बढ़ना चाहते हो, वह पूंजी तो चंद हाथों में ही रहेगी। इस देश के भीतर में गरीब के हाथ में क्या है, बढ़ई के हाथ में क्या है, मोची के हाथ में क्या है, धोबी के हाथ में क्या है। यानी काम के आश्रय जाति की पहचान जोड़ने की पूरी प्रक्रिया शायद आजादी के बाद भारत की राजनीति में जो आप लेफ्ट और सोशलिस्ट की पूरी धारणा को देखें तो उससे कई कदम आगे निकलकर राहुल गांधी जिन सवालों को अब उठा रहे हैं उसमें आपको भारत की राजनीति में अंबेडकर भी दिखाई देंगे, जो लगातार जिन बातों का जिक्र करते हैं वो आर्थिक पक्ष को लेकर कहते हैं, आर्थिक समानता का जिक्र करते हैं और हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियों के भीतर वह अपनी आइडेंटिटी हिंदुओं से अलग भी रखते हैं। और ध्यान दीजिए, खंड 2 जो राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब अंबेडकर का है, उसके 465 नंबर पन्ने पर वो साफ बताई गई जानकारी है कि साइमन कमीशन जब भारत आया, जो यहां की व्यवस्था को ठीक करना चाहता था, प्रशासनिक व्यवस्था को, तो उनके सामने अंबेडकर भी गए और बाबा साहब अंबेडकर ने वहां पर जाकर कहा कि दलितों का अल्पसंख्यक रूप अब तक इसीलिए छिपाया जा रहा है कि वह हिंदू समाज में गिने जाते थे। वास्तविकता यह है कि हिंदू समाज और दलितों को जोड़ने वाली कोई कड़ी है ही नहीं। जिस आधार पर अल्पसंख्यक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसी आधार पर हम अपने लिए भी प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। यानी जिस समाज का जिक्र इस दौर में वोट बैंक के लिहाज से, सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से, जातीय समीकरण के लिहाज से जो भी कर रहे हो, उससे हटकर राहुल गांधी ने इस दौर में उनकी ताकत, उनके हुनर और उनको उस सिस्टम और उन पॉलिसी से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया और खुले तौर पर कहा कि आपको उस सिस्टम से जाति जनगणना के बाद जोड़ना होगा और हमारा मिशन यही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग 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 कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। असल में राहुल गांधी उस महीन राजनीति को इस दौर में सतह पर लाना चाहते हैं। इसीलिए सवाल सिर्फ ओबीसी का नहीं है, ओबीसी के भीतर जो अलग अलग जातियां हैं और उसमें भी उपजातियां हैं, उनका जिक्र भी वो कर रहे हैं। और जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस के खंड 6 के पन्ने नंबर 243 में क्या लिखा है, इससे पहले आप सुन लीजिए। उन्होंने लिखा कि पिछड़ी जातियों में कैसे किसे गिना जाए, किसे छोड़ा जाए, यह झगड़ा बड़ा पुराना है। जिन्हें पिछड़ी हुई जातियां कहा जाता है, उनके प्रतिनिधि चाहते थे कि उन्हें दलित जातियों में गिना जाए, यानी डिप्रेस्ड क्लास में गिना जाए। उनका कहना था दलित में उन सबको गिनना चाहिए जो आर्थिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। और अंबेडकर कहते हैं कि 1920 में जो सुधार लागू किए गए, उसके अनुसार जो समुदाय शिक्षा में और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए थे, उनका अस्तित्व बंबई और मद्रास महाप्रांतों में स्वीकार भी किया गया। कई और प्रांत भी चाहते थे कि इस तरीके से चीजों को हम स्वीकार करें, यानी इकोनॉमिकली और एजुकेशन दोनों के क्षेत्र में पिछड़े हुए लोगों के साथ वो खड़े होते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि कितनी बड़ी तादाद पिछड़ी जातियों के भीतर है और ये अपर कास्ट में भी है। यानी जातियों के भीतर की उपजातियों को लेकर चिंतन मनन इसलिए करना है क्योंकि उनके साथ जुड़ा हुआ काम उसको आर्थिक तौर पर मदद मिल सके। राहुल गांधी कमोवेश उसी बात का जिक्र मौजूदा वक्त की परिस्थिति के साथ कर रहे हैं। और जब इस दौर में आप देख रहे होंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यह जो नारा लगता है कि जिसकी जितनी भी संख्या होगी उतनी भागीदारी उसको मेन स्ट्रीम में होनी चाहिए।
गोलमेज सम्मेलन 1931 में जब हुआ तो उसका जिक्र इसी किताब में, जो राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब अंबेडकर की है, उसके खंड 9 में पेज नंबर 662 में उन्होंने कहा गया है कि सत्ता हस्तांतरित हो, वो ब्रिटिश सत्ता से कह रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था करें कि किसी एक गुट के हाथ में सत्ता ना जाए, चाहे वो गुट हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो। समाधान ऐसा हो कि सत्ता में वे सभी जन समुदाय भागीदार हो, अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात से। यानी बीते लगभग आप देखिए तो 95 बरस की यात्रा के बाद भी वही परिस्थिति भारतीय समाज में क्यों है। इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था को लेकर उन्होंने संसदीय प्रणाली का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने माना कि संसदीय प्रणाली इस देश में ऐसी बना दी गई है जहां पर जनता की भागीदारी नहीं होती है, बल्कि जनता अपने मालिक को चुनता है और वो मालिक 5 साल तक सत्ता जैसे मन चाहे वैसे चलाता है। जबकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद की परिस्थिति में उनका एक भाषण है जो हमारी टीम ने निकाला और बताया कि रेडियो में भाषण उनका था। फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र कर रहे थे वो स्वाधीनता, समानता और भाईचारे के नारे को लेकर, और उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए स्वाधीनता का अर्थ जनता के द्वारा शासन, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ जनता के द्वारा शासन नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता का काम अपने मालिकों के लिए वोट देना और उन्हें हुकूमत करने के लिए छोड़ देना है। यह खंड 10 के 37 नंबर पन्ने पर लिखा गया है। तो क्या मौजूदा वक्त में राहुल गांधी दरअसल संविधान बनाने की प्रक्रिया के साथ खुद को जोड़ चुके हैं और वो मान रहे हैं कि दरअसल इस दौर में इस लाइन पर राजनीति संभव नहीं है। लेकिन इसके खतरे हालांकि व्यापक हैं। देखिए, तुरंत मायावती ने सवाल खड़ा कर दिया कि आपने अपने दौर में यह काम क्यों नहीं किया था, आपने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। मुश्किल मायावती भर की नहीं है, मुश्किल तो इस दौर में हर उस क्षत्रप के सामने आने वाली है। अगर इस पूरी प्रक्रिया के महीन अंश को समझे तो यह मुश्किल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश के सामने भी होगी, यह मुश्किल तेजस्वी यादव के सामने बिहार में भी खड़ी होगी। आदिवासियों को लेकर हो सकता है यह सवाल हेमंत सोरेन के सामने भी खड़ा हो जाए। यानी राजनीति के तौर तरीके इस दौर में जिस परंपरा को अपनाए हुए हैं उसके पूरे पिरामिड को राहुल गांधी उलटकर उस जनता को तैयार कर रहे हैं कि आपका आदेश, आपका ऑर्डर वही तय करेगा। और यह ऑर्डर 2024 में आ गया था। एक लिहाज से अगर चुनाव आयोग या चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ना होते तो परिस्थिति दूसरी होती आज की तारीख में। तो जनता किस रूप में कैसे तैयार हो, इसीलिए राहुल गांधी खुले तौर पर कहते हैं आपको यह करना पड़ेगा। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। आप कह सकते हैं राहुल गांधी की ये शब्द सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम है। दरअसल ये महज प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम नहीं है, बल्कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था जिस लिहाज से चल रही है और इस देश में संसदीय राजनीति के मातहत जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसमें पूंजी का योगदान कितना ज्यादा है, या पूंजी क्यों सबसे बड़े हथियार के तौर पर है और क्यों आम लोगों की भागीदारी मौजूदा सिस्टम में नहीं है, यह दरअसल इस देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उससे भी समझा जा सकता है। और सवाल अभी का नहीं है, अगर आप उस दौर में ले जाइए तो बाबा साहब अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस के खंड 2 में पेज नंबर 340 को पढ़िए। उसमें उन्होंने लिखा है कि जनता पर टैक्स लगाकर पूंजीपति
जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसे वो अपने और उनके प्रतिनिधि अपने वर्ग के हितों पर खर्च करना चाहते हैं, गरीबों के हितों के लिए नहीं। और इसी आश्रय यहां पर कोई भी कह सकता है कि बाबा साहब अंबेडकर हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं करते हैं, छूत अछूत का जिक्र नहीं करते हैं, वह गरीब और अमीर का जिक्र कर रहे हैं, यानी वह क्लास स्ट्रगल के साथ साथ क्लास कॉन्शियसनेस को भी जोड़ रहे हैं। और यह परिस्थिति मौजूदा वक्त में जो इस देश के भीतर में लंबूद्री पास से लेकर डांगे तक ले आई है, या मौजूदा वक्त में सीताराम येचुरी का जिक्र कर लीजिए, पूरी वामपंथी राजनीति बीच का रास्ता तलाशती चली गई। और एक झटके में नेहरू गांधी के सिलसिले को आगे बढ़ाने के बदले राहुल गांधी ने इस देश के भीतर लोगों से जब संवाद बनाया तो उन्हें समझ में आ गया कि दरअसल इस देश में इस लाइन पर राजनीति जब आप करने निकलेंगे तो आपको एक मोड़ के बाद अपने आप को बदलना होगा। जो भारत में मंडल की राजनीति के बाद अलग अलग छत्रपों के आश्रय इस देश की हकीकत है। और यह परिस्थिति वामपंथियों के साथ भी रही, जहां पर वह क्लास स्ट्रगल का जिक्र करते थे, लेकिन मजदूर को पूरा हक कैसे मिले, यह सवाल पश्चिम बंगाल के भीतर भी मुश्किल रहा, केरल में भी मुश्किल रहा, अरुणाचल प्रदेश या कहें नॉर्थ ईस्ट के जिन राज्यों में वामपंथियों की सत्ता रही वहां पर भी वो चीजें गायब रहीं। राहुल गांधी शायद इसीलिए खुले तौर पर कहने से चूक नहीं रहे हैं कि उन्हें पता है कि इसका राजनीतिक घाटा भी उन्हें हो सकता है, उन्हें कोई लाभ नहीं मिले। लेकिन पहली बार भारत की राजनीति में अगर कांग्रेस सरीकी पार्टी के चेहरे बने राहुल गांधी और उन्हीं के आश्रय चलने वाली कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस में से इस दौर में कोई दूसरा नेता आपको नजर आएगा नहीं जो राहुल गांधी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इन अवस्थाओं को जी सके, क्योंकि वो पूरी की पूरी कांग्रेसी टीम पुरानी है जो पारंपरिक राजनीति को ही करते चली आई। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को हटाना उन्हीं राजनीतिक समीकरणों के आश्रय शहमात का खेल खेलना है, जिस शहमात के खेल से आगे बढ़ते हुए इस दौर में मौजूदा मोदी सत्ता ने चुनाव आयोग से लेकर हर एजेंसी को अपने साथ ले लिया। तो राजनीति फिर कहां हुई? शायद इसीलिए उसके ठीक उलट राहुल गांधी कोई इंडिया गठबंधन से बहुत आस उम्मीद लगाए होंगे, ऐसा शायद नहीं है। यह भी हो सकता है कि कांग्रेस को लेकर भी उनके भीतर कुछ ऐसे सवाल हो, यह भी संभव नहीं है। वो जनता के भीतर से उस आवाज को सुन रहे हैं और सुनाना चाहते हैं, और उसी को उस मेन स्ट्रीम सिस्टम में कहिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कहिए, उसका हिस्सा बनाने के लिए वह बेताब है। आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा, आप देख लेना। जाहिर है भारतीय राजनीति का यह परिदृश्य किसी को भी चौंका सकता है। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति भारत की राजनीति और यहां की सत्ता को बदल नहीं देगी? और अगर बदल देगी तो उसके बाद क्या वाकई जो कि पूंजी के नाम पर या पॉलिसी के नाम पर इस देश में, चाहे वो स्किल इंडिया हो, चाहे इस देश में हुनरमंद बनाने और करने के तौर तरीके हो, एक झटके में नई परिस्थिति इस देश के भीतर उन मजदूरों के साथ जुड़ जाएगी, उस पिछड़ों के साथ जुड़ जाएगी, उन दलितों के साथ जुड़ जाएगी, उन आदिवासियों के साथ जुड़ जाएगी, जिनके भीतर का टैलेंट उनके अपनी जिंदगी को जीने के दौरान ही मिल जाता है, और उसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत किसी पॉलिटिकल सोसाइटी या फिर किसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के भीतर नहीं पड़ती है। हमने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि खुद बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान में दिए गए अपने आखिरी भाषण में, जब संविधान सभा संविधान तैयार कर चुकी थी, उसमें उन्होंने कहा कि बिना आर्थिक समानता के कोई चीज इस देश में मुमकिन नहीं है। जो आप सोचते हैं परिस्थितियां वैसी की वैसी ही रह जाएगी, हमने कुछ उपाय जरूर खोजे हैं। जिस वक्त राम मनोहर लोहिया पार्लियामेंट में पहुंचे तो हर किसी को 3 आने बनाम 16 आने की बहस हर किसी को पता होगा। नेहरू ने प्लानिंग कमीशन के आंकड़ों के आश्रय इस देश में प्रति व्यक्ति आय उस वक्त 16 आने कही थी, और चंद बीएचयू के लोगों या बीएचयू के स्कॉलर्स के साथ मिलकर राम मनोहर लोहिया ने बताया था जी ये 3 आने हैं प्रति व्यक्ति आय। और नेहरू झुकते चले गए और झुकते झुकते बात 9 या 11 आने पर आकर टिक गई।
बड़ी लंबी बहस चली थी। जेपी जयप्रकाश नारायण जब इस देश के भीतर के भ्रष्टाचार और सत्ता की ताकत को महसूस कर रहे थे तो उन्होंने समझ लिया अब हर क्षेत्र में परिवर्तन की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस नारे के भीतर जाति शब्द एक झटके में गायब हो गया। एक पूरे तबके ने, जो यूपी बिहार का तबका था, उसने जाति सूचक अपनी टाइटल होता है आखिर में, उस शब्द को हटा दिया। यह पूरी प्रक्रिया इस देश के भीतर में इन तीन लोगों के जरिए, अगर आप मौजूदा वक्त में राहुल गांधी की राजनीति के मर्म को समझना चाहते हैं तो इस बात से समझिए, दरअसल यह राजनीति नहीं बल्कि इस देश के भीतर में उस पुरानी और पारंपरिक राजनीतिक सत्ता को डिगाते हुए एक नई परिस्थितियों को पैदा करने की ऐसी कोशिश है जिसके दायरे में आपको इंडिया नजर नहीं आएगा। इंडिया गठबंधन है यहां, मतलब वो नजर नहीं आएगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें इंडिविजुअल वर्सेस ऑल हो चला है। यानी शुरुआत में एक तरफ नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, दूसरी तरफ राहुल गांधी थे, लेकिन ये परिस्थितियां संविधान और उसमें लिखे शब्दों के आश्रय, उस शब्दों के पीछे के संघर्ष और भारतीय समाज के भीतर की उन जड़ों को कागज तक लाने के जो प्रयास इस देश में किए गए, उन प्रयासों को अमली जामा पहनाने के लिए अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई शख्स अब उस राजनीति के आश्रय भारत के सामाजिक ढांचे के असल परिस्थितियों को उजागर करना चाहता है और उसी सत्ता को बताना चाहता है कि आपको यह करना होगा, तो जो वोट बैंक की पूरी थ्योरी है जिसके आश्रय हर 5 बरस के बाद लगता है किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, हम आएंगे तो हम लूट करेंगे, ये कॉरपोरेट आज पैसे देगा तो कल वो पैसे ले जाएगा, हम ही तय करेंगे कौन सी पॉलिसी बननी है, किसको लाभ होना है, किस बैंक को, किस इंस्टीट्यूशन को, किस नौकरशाह को, किस मीडिया को, किस जुडिशरी में किस परिस्थिति को किसको लाभ होना है, वो सत्ता तय करेगी। और सत्ता के पीछे उस दौर में ये पूरे सारे लोग कतार लगाकर खड़े नजर आने लगते हैं। उसको ध्वस्त करते हुए इस देश में बहुसंख्य जनता के भीतर के उन सवालों को इस देश में शीर्ष नेतृत्व की स्थिति में बैठे हुए राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर यह बिल्कुल एक नई परिस्थिति है जिसके पास अपनी कोई ताकत है नहीं, लेकिन सिर्फ उसके हाथ में एक संविधान है और उस संविधान में लिखे हुए शब्दों की ताकत है। यह परिस्थिति हो सकता है आपको महात्मा गांधी की याद दिला दे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के तमाम देश, किसी भी देश का, चाहे वो रशिया लीजिए, अमेरिका लीजिए, पोलैंड लीजिए, फ्रांस लीजिए, जर्मनी लीजिए, किसी भी देश का नाम लीजिए, सब ताकत के साथ थे। लेकिन उस दौर में शांति के प्रतीक बने महात्मा गांधी ने जो पहचान दुनिया के सामने रखी, क्या मौजूदा वक्त में वही बिंब हमारी आंखों के सामने इस दौर में तो नहीं है? वो यूक्रेन हो, वो रशिया हो, वो ईरान हो, वो चीन हो, वो अमेरिका हो, वो हमास क्यों ना हो, वो इजराइल क्यों ना हो, लेकिन राहुल गांधी के पास कोई ताकत नहीं है और वो चुनौती इन पूरी परिस्थितियों को भारत की बहुसंख्य जनता के आश्रय दे रहे हैं। शायद मौजूदा वक्त में यह सबसे बड़ा सवाल भी है और मौजूदा वक्त को सबसे बड़ा जवाब भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।